आईने के सामने देर तक बैठने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। मेकअप की हल्की सी परत एक जादू सा कर गई थी और वह अपने ही प्रतिबिंब पर मुग्ध हुई जा रही थी। कौन कहेगा कि वह 50 को छू रही है। सका कुछ भी तो नहीं बदला है। उम्र के साथ चेहरा थोड़ा भर गया है। बालों में इक्का दुक्का रुपहले तार झलमला रहे हैं बस। पर इन बातों ने तो उसके सौंदर्य को गरिमा ही प्रदान की है। अब तो सारा दिन ही जैसे भागम भाग में बीतता है। बिंदी लगाने भर को वह आईने में झांक पाती है। नहीं तो एक समय वह भी था जब वह घंटों आईने के सामने बैठकर निहारा करती थी। उन दिनों कॉलेज भर में उसके रूप के चर्चे थे। इसी रूप जाल ने तो संजय को बांधा था। इसी के बल पर तो वह बिना किसी दान दहेज के इतने बड़े घर में आ गई थी। बड़ा घर याद आते ही उसका मन ऐसा कसेला हो उठा जैसे दांतों नीचे कोई कड़वी चीज आ गई हो। बीते दिनों यादों ने कोई मधुर रागनी नहीं छेड़ी बल्कि मन में एक टीस सी उठी। वह एक झटके के साथ उठी और कपड़ों की अलमारी के सामने जाकर खड़ी हो गई। बेकार की बातों से वह इस समय अपना अच्छा भला मूड बिगाड़ना नहीं चाहती थी। साड़ी चुनना वाकई एक समस्या थी। अपनी रोजमर्रा की साड़ियाँ की ओर तो उसने झांका भी नहीं। साल दर साल उन्हें ही पहनते वह उब चुकी थी। कुछ साड़ियाँ जो समारोह के लिए खरीदी गई थी, पर हर कपड़ा हर मौके पर खिलता थोड़ी ही है। साड़ी ऐसी हो जो अवसर विशेष के अनुकूल हो और उसकी सौम्य सोबर इमेज भी बनाए रखे। कपड़ों को उलट पुलट करते हुए निशा को बड़ी बेटी रानी याद आ गई। वह होती तो क्या उसे इतना सोचना पड़ता। वह तो पता नहीं कब से मुनासिब सी साड़ी, मैचिंग चूड़ियां, पर्स, चप्पलें सब कुछ निकाल कर रख चुकी होती। उसके रहते मजाल थी कि मम्मी उल्टा सीधा पहनकर बाहर चली जाए। कपड़े ही नहीं, उसका तो घर की हर समस्या पर अधिकार था। कोई भी काम उस पर छोड़कर निश्चिंत हुआ जा सकता था। उसके रहते घर कैसा भरा भरा सा लगता था। इस तरह द्वीपों में बटा हुआ नहीं था। निशा को पीएचडी मिली थी तब रानी मुश्किल से 16 वर्ष की रही होगी। स्टाफ मेंबर्स पार्टी के लिए इसरार कर रहे थे। निशा ने सोचा था वहीं कैंटीन में कुछ खिला पिला देगी, पर रानी अड़ गई। कॉलेज में क्यों मम्मी? क्या तुम्हारा घर नहीं है? और पार्टी का सारा प्रबंध उसने अकेले ही किया। खाना तो खैर बनवाया गया था, पर प्लेटें, चम्मच, नैपकिन्स, बर्फ, यहाँ तक कि पान सुपारी और जर्दे की व्यवस्था भी उसने इतनी सुघड़ता से की थी कि सब चकित रह गए। लोग अब फिर भी पार्टी मांग रहे हैं, पर अब निशा की हिम्मत टूट गई है। यूं कहने को तो घर में एक और बेटी भी है, पर राधा, उसने आवाज दी, पर जैसा कि वह जानती थी कोई जवाब नहीं आया। आजकल तो वह बस अपने पापा के आसपास ही मंडराया करती है। रानी भी थी तो उसके साथ लगी रहती थी। उसकी शादी क्या हुई, दोनों ही लड़कियां हाथ से निकल गई। राधा, इस बार आवाज थोड़ी ऊंची थी और तल्ख भी। क्या है मम्मी? उसके लहजे से निशा का पारा चढ़ गया। वह भूल सी गई कि क्यों बुलाया था। रूखे स्वर में पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलना नहीं है क्या? कहाँ? ओह, आपका आज फंक्शन है। सॉरी मम्मी, मेरा जाना नहीं हो सकेगा। क्यों? पापा को बुखार है। कोई नई बात है? नई ना सही, पर ऐसी स्थिति में उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। 2 घंटे राजा उनके पास बैठ सकता है। सो तो है, पर मम्मी वहां पर ऐसी बातें होंगी, मेरी समझ में तो कुछ आएगा नहीं। वैसे ही बोर हो जाऊंगी। ठीक है, निशा ने विषय समाप्त करते हुए कहा। बेटी जैसी प्रतीक्षा ही कर रही थी, तुरंत पलट कर चल दी। निशा देर तक उसे देखती रही। इन दिनों वह एकदम अपनी माँ की प्रतिकृति सी बनती जा रही है, पर मन से कितनी दूर हो गई है। इसके विपरीत बड़ी बेटी रानी एकदम अपने पापा पर गई है, पर बचपन से ही वह मम्मी की बेटी रही है। पिछले दिनों से तो वह बेटी से भी ज्यादा सखी बन गई थी। कोई भी बात
उससे निसंकोच कहकर वह हल्का हो लेती थी। रानी बड़ी बहन की तरह से सांत्वना देती, धीरज बंधाती, कभी कभी तो उसका पक्ष लेकर पापा से भिड़ भी जाती थी। शादी होते ही लड़कियां कितना बदल जाती हैं, सारी माया ममता पता नहीं कहाँ खो जाती है। अब तो बस दामाद और नाती, रानी की दुनिया इन दोनों में सिमट कर रह गई है। मम्मी, दोबारा अपनी बेजारी जताते हुए राधा सामने खड़ी हो गई थी। वो लोग आ गए हैं। अरे 4 बज गए क्या? उसने चौंक कर घड़ी देखी। राधा, उन्हें बिठाओ, पानी वानी पिलाओ, मैं बस आ रही हूँ। अपने को आखिरी बार आईने में देखने के लिए वह मुड़ी तो उसमें राधा का खींचा खींचा सा चेहरा ही दिखने लगा। निशा जल भून कर रह गई। मेरे मेहमानों को एक गिलास पानी पिलाने में इसकी जान जाती है। पापा के लिए हर आधा घंटा बाद चाय बनाते समय इसके हाथ नहीं थकते। वह बुदबुदाई, पर सारा गुस्सा भीतर ही भीतर पी गई। इस समय वह अपना मन एकदम प्रसन्न रखना चाहती थी। हेलो एवरीबॉडी, उसने बड़े खुशनुमा अंदाज में कहते हुए हॉल में प्रवेश किया, पर वहां सतीश मेहता अकेले बैठा अखबार पढ़ रहा था। सामने ट्रे में पानी से भरा गिलास अनछुआ रखा था। चलो, उसने कहा। अंकल नहीं चलेंगे? दरवाजे तक पहुंच गई थी निशा, पर देखा कि सतीश अभी वहीं खड़ा है। नहीं, अंकल नहीं चलेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और राधा? सतीश ने उत्सुक स्वर में पूछा। नहीं, वह कैसे आ सकती है? उनके पास भी तो कोई चाहिए। वैसे तो मेरा जाना भी मुश्किल ही था, पर अब तुम लोगों ने इतना बड़ा आयोजन कर रखा है। और यह कहते हुए वह खटाखट सीढ़ियां उतरकर गाड़ी के पास जाकर खड़ी हो गई। मेहता को मजबूरन साथ आना ही पड़ा, पर उसके लिए दरवाजा खोलते हुए, अपनी सीट पर बैठते हुए और गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसकी आंखें बराबर बंद दरवाजे पर, खिड़कियों के पर्दे पर लगी रही, पर उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बेचारा सतीश। निशा को उस पर दया हो आई। बेचारा जान छिड़कता है राधा पर वह लड़की है कि 1 मिनट पापा को आंखों की ओट नहीं करना चाहती। साथ नहीं आई न सही, पर गुड लक कहने दरवाजे पर तो आ सकती थी। गुस्सा तो उसके पापा पर आता है, ऐसे नाजुक मिजाज के हैं कि हर पल किसी का आंचल थामे रहना चाहते हैं। 4 बहनों में अकेले भाई हैं, खूब लाड प्यार पाया है। सास ने तो एकदम आग की पुतली की तरह सहेजा है उन्हें। तभी तो यथार्थ कि धरती पर पैर रखते ही इनका दम फूल जाता है। जिस बीमारी का राधा इतना हुआ बना रही है, उसकी नब्ज बड़ी बेटी ने खूब पकड़ ली थी। कुछ नहीं मम्मी, यह सब जॉब सीकनेस है, जिम्मेदारियां से भागने के बहाने हैं। इन्हें सारी झंझटों से मुक्ति दे दीजिए, फिर देखिए इन्हें कुछ नहीं होगा। बात एकदम सही थी, चाहे बिजली का बिल भरना हो या हाउस टैक्स, बच्चों का एडमिशन करवाना हो या खेत से गेहूं लदवाना हो। संजय को कल्पना से ही बुखार होने लगता। बुखार ना आता तो पीठ अकड़ जाती या सिर दर्द से फटने लगता। बच्चों की हारी बीमारी में भी कभी उनका सहारा न मिला। रानी की सगाई के समय तो वे अस्पताल में ही भर्ती थे। बच्चों की दादी जब तक रही, बेटे की बीमारी में घर सिर पर उठा लेती, बहू को बार बार कोसती। अकेला आदमी बेचारा कहाँ तक बोझा ढोता फिरेगा। एक लड़का ही अगर हो जाता। यह बात वे कुछ इस अंदाज में कहती मानो बेटा होता तो सीधा झूले से उतरकर बाप का हाथ बटाने पहुंच जाता। अम्मा जी की मृत्यु के बाद तो संजय एकदम जैसे मुझ पर ही आश्रित हो गए। नौकरी भी अब उनके लिए शौकिया नहीं रही थी, वह जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गई थी। बड़ा घर मात्र एक छलावा था, सारे सब्ज बाग दूर के ढोल निकले। वकालत की एक तख्ती जरूर टंग रही थी दरवाजे पर, ताकि कोई यह ना कहे कि निठल्ले हैं, बीवी की कमाई खाते हैं। बाकी तो बस निशा ही जानती है या उसका ईश्वर। पत्नी से निराश होकर अब उन्होंने छोटी बेटी का दामन थाम लिया है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि इस तरह वे लड़की को तबाह कर रहे हैं। पता नहीं कैसे उसके मन में यह भय बैठ गया है कि उसकी शादी होते ही पापा एकदम अकेले पड़ जाएंगे।
अकेलापन क्या इतना भयानक होता है? आखिर मैं भी तो जी ही रही हूँ। वह तो बरसों से भीड़ के बीच अकेलापन झेल रही हूँ। मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। मैडम, वह जैसे हड़बड़ाकर तंद्रा से जागी। गाड़ी मछली की तरह फिसलती हुई कब कॉलेज पहुंच गई उसे पता ही न चला। गाड़ी से उतरते समय उसकी मन स्थिति बड़ी अजीब सी थी। अपने ही कॉलेज में इस तरह मेहमान बनकर आना उसे अटपटा लग रहा था। वह तो बार बार मना करती रही, पर बच्चे नहीं माने। उसका गौरव, उसका सम्मान जैसे सबका हो गया था। उसे हमेशा अपने विद्यार्थियों से आदर और स्नेह मिलता रहा। उसे पहले तो फूल मालाओं से लाद दिया गया, फिर भाषणों का दौर आरंभ हुआ। वह सुनती रही और सोचती रही, काश बेटी यहाँ होती, उसके पापा होते। वे लोग जरा देख तो लेते कि घर के बाहर उसे कितनी इज्जत मिलती है, प्यार मिलता है। पर वे यहाँ आते ही क्यों? पत्नी की गौरव गाथा सुनने की सामर्थ्य उनमें कहाँ है? तभी ना बुखार हो आया है। उस दिन जब कुछ लोग घर पहुंचे थे, तब भी तो वे सहज भाव से उसे झेल नहीं पाए थे। कैसे रोनी सी आवाज में बोले थे, भाई हमने तो उन्हें पूरी छूट दे रखी है। जितना समय मिलता है अपने विषय को दें, घर बार की चिंता छोड़ दें, उसे हम संभाल लेंगे। अपन कोई बड़े विद्वान नहीं है, बस इतना योगदान दे सकते हैं। उनके हर शब्द से झांकते हीनता बोध ने उसे इतना नहीं कचोटा जितना उनके झूठ ने। मन हुआ सबके सामने उन्हें बेनकाब कर दे, बता दे कि वे कितना घर द्वार देखते हैं, पर चुप बनी रही। कभी कभी सुखी गृहस्थी का नाटक भी कितना जरूरी हो जाता है। इस समय भी वह प्रसंग याद आते ही उसका मन फुफकार उठा। सम्मान की सारी खुशी, सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। रात भर जागकर एक आलेख तैयार किया था, पर बोलने के लिए खड़ी हुई तो एक भी शब्द याद नहीं आया। पहली बार कागज की जरूरत महसूस हुई। वापस घर लौटते समय आधा दर्जन लोग साथ थे। फूल मालाएं और भेंट सामग्री उन्हीं के हाथ में था। दरवाजा वैसे ही बंद था। चलते समय ना तो बेटी ने और ना तो पति ने विदा किया था, ना वहां अब कोई स्वागत में खड़ा था। अब चलेंगे मैडम, किसी ने कहा तो लगा मन पर हथौड़े की चोट पड़ी है। इतने बड़े हंगामे के बाद ये लोग उसे एकदम अकेला कर चले जाएंगे। कल्पना से ही वह सिहर उठी। ऐसे कैसे चले जाओगे? उसने कहा। एक एक कप कॉफी तो पीते जाओ। और फिर उसने दरवाजे की घंटी जोर से दबा दी, इतने जोर से कि उसकी आवाज से सन्नाटे की धज्जियां उड़ गई। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त हो गई। आज की कहानी अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर भी करें। साथ ही साथ आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।